अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। मैंने किसी को नहीं भेजा, किसके साथ गई है मेरा? अजहात के पसीने छूट के थे। उन्होंने कहा, आपने पार्लर ले जाने भेजा है। आपके पार्टी कारकुन का कार्ड पहन रखा था। मेरी बेटी, उसे ढूंढो। अम्मा ज़ारकुता रोने लगी। कहाँ हो सकती है मेरा? अजहात की धड़कन बेतरतीब होने लगी। वह सर पकड़े सोचने लगा। मुझे पता है ये किसकी हरकत हो सकती है। कामयार साहब अजहात के जाना मुड़े। किसकी चाचू? आजाद पलक जबकि बगैर उनका ये जवाब का मुंतजिर था। सरदार इब्राहिम दुरानी, एक नाम जिसने चाचू और आजाद दोनों की सांस रोक ली थी। तो सोच क्या रहे हैं? अब इसके घर चलकर पता लगाते हैं। सफीर खान ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। नहीं, जहां तक मैं जानता हूँ वैसे काम घर पर नहीं करता। जरूर उसने कोई अलग घर या फार्म हाउस महसूस कर रखा है। कामयाब चाचू ने जेब पर जोर देते हुए कहा। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में यूथ लीग का चेयरमैन आजाद राजपूत बात कर रहा हूँ। मेरी होने वाली वाइफ को एमएन ने सरदार इब्राहिम दुरानी ने अगवा कर लिया है। क्या आप उनकी लोकेशन बता सकते हैं? अर्जेंट। आजाद की गंभीर आवाज सुनकर चाचू सफीर परेशान को नजर का तबादला हुआ। साहिल ने दिल में मेराब की बाहिफात होने की दुआ की। कार पर मौजूद ऑफिसर की बात सुनकर आजाद मोबाइल कान से लगा ही कार की जानब भागा। मेराम को होश आया तो वो एक वसी और बेडरूम के शाही बेड पर लेटी हुई थी। गुंगे से बाहर आते ही उसने पलके जो हुए कमरे का जायजा लिया और यकदम उठ बैठी। सामने बड़े सोफे पर सरदार इब्राहिम दुरानी आगे को होकर बैठे। शराब में मेज पर रखी हुई शराब की बोतल से ग्लास में अंडे माइल काट रहे थे। अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए मेरा बेड क्राउन से उलट कर बैठी तेज नजर से राय फरात तलाश करने लगी। कब तक बचोगी? जितना देर पाओगी इतना ही बुरा हाल करूंगा तेरा। कहाँ गया वो तेरा वो नाम नहाद बाप? बचाने नहीं आएगा? मेरा आपके बाद जकड़ते हुए सरदार इब्राहिम हबासा से घुराए। वहीं दूसरी जन्म आजाद ने लोकेशन पर पहुंचकर हैंड ब्रेक से कार रोकी और उछलते हुए उतरकर गेट पर कामयाब सब तेजी से करके अंदर दाखिल हुए। उस सामने दरवाजा खुलकर बाहर आती मीरा को देखकर उसकी सिमत भागे। बाबा। मेराब ने पहली मरतबा कामयाब साहब को मुखातब किया। इस लफ्ज को अदा कर मेराब की आवाज काम गई थी। कामयाब साहब ने मेराब को सीने में बीच लिया। मेराब, आप ठीक हो? उसे लगाए उन्होंने मुतफक्कर अंदाज में पूछा। तो मेराब ने सर इसबाब में हिलाते हुए अपनी हैरत की तस्दीद दी। आजाद भी परेशान की मां तेजी से अंदर आया और इब्राहिम दुरानी के सीने पर दिखा देकर उसे जमीन बोझ किया। नहीं आजाद, उसके गंदे खून से अपने हाथ गंदे मत करो। सफीर आगे आया। आजाद के हाथ से गन ले ली। आप सब जाएं, इसका काम मैं तमाम करता हूँ। शादी हाल पहुंचकर मीडिया और बाकी घर वालों की नजर बचाते हुए आजाद और कामयाब साहब मेरा को पिछले दरवाजे से बेडरूम में ले आए। मेरी बच्ची अम्मा ने उसको देखते सुकून का सांस लिया। उसे लिपट कर रोने लगी। अम्मा, मैं ठीक हूँ, रिलैक्स। मेरा उनके गिर्द बाजू मैल करते हुए समझाने लगी। अजहात, शुक्र है आप आगे। आप सब कितना परेशान हो रहे थे। जाओ दादा साईं और डैड से मिल लो। लोगों ने तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। और तो और कारी साहब भी कितनी दफा पूछ चुके हैं। जोहा ने आजाद को देते हुए सूरत हाल से वाकिफ कराया। जोहा, तुम जल्दी मेरा आपको तैयार करो, मैं सबसे मिलकर आता हूँ। आजाद ने जोया को हदायत दी और तेजी से चेहरे पर मुस्कान सजाई। हाल के अंदर गमजन हुआ। जोहा मेरा आपको देखकर बहुत खुश हुई। आजाद की पसंद पर मुझे पूरा यकीन था। आज देख भी लिया। चलो मैं जल्दी से आपको तैयार करती हूँ, सब मेहमान आ चुके हैं। जोहा मोहब्बत बड़े अंदाज में मेराब से गले लगी और अलग होते हुए मेकअप बैग उठाने लगी। मेराब को जोहा, नाबिया और कामयाब साहब के साथ स्टेज पर लाई। मेराब बिनते कामयाब आपका नका आजाद वल सुल्तान से बाइब 5 करोड़ सिक्का रायदुल वक्त हक मैट किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कारी साहब ने मेराब से रजामंदी पूछी। मेराब को हाथों को गोद में रखी हुई अपनी कपाहट को काबू करने की कोशिश करती घूंघट के नीचे से कनखाड़ी। कबूल है। उसकी रजामंदी सुनकर आजाद खुलकर मुस्कुरा दिया। हाल में खुशी की लहर दौड़ गई। आजाद वल सुल्तान, आपको मेरा बिनते कामयाब अपने नकाह में बस 5 करोड़ सिक्का रायदुल वक्त हक मैट कबूल है। कारी साहब ने रूह उसकी जानब करके रजामंदी चाही। कबूल है। बिना ताहीर फौरन से जवाब दिया गया और हर मतबा इतना ही जोशो खरोश से आजाद ने मेरा को अपने नाम कर लिया। हाल सुबह 7 तक रूही की अचानक आंख खुली। मौसम सर्द और खुश्क था। वो कंध पर शाल डाले बिना आवाज किए कमरे से बाहर आ गई। लॉन्च मुकम्मल खामोशी में डूबा हुआ था। दबे पांव सीढ़ियां उतरकर उसने गेट का रुख किया। वो मुंह अंधेरे सब टूटने से पहले भाग जाना चाहती थी, लेकिन बड़े सोफे के पास एक लंबे चौड़े वजूद पर नजर पड़ते ही उसका रंग उड़ गया। कुछ करीब जाकर वो हेला वाजिया हुआ तो ये भी जाए नमाज पर खड़ा फजर की नमाज अदा कर रहा था। नमाजी गैंगस्टर। एक आबरू उठाए रूही ने दिल ही दिल में सोचते हुए मुंह बसोरा। ये भी किस तरह पूछ थी। वो रूही को देख नहीं सकता था मगर उसका वहां आना महसूस कर चुका था। वह रुक्कू काकर सजदे में गया तो रूही ने उसके साइड से गुजर कर गेट खोलना चाहा कि परिहान ने उसे मुखातब किया। रूही उठ गई। अच्छी बात है, चलो साथ में नमाज पढ़ते हैं। परिहान बावुजू तर हाथ में मसाला पकड़े हुए इसी जान मारे थी। रूही के माथे पर शिकन नमूदार हुई। उसने नजर घुमाकर एबी को देखा जो अब दूसरा सजदा अदा करके सलाम फेरने लगा था। उसके डांटने के खौफ से रूही ने फौरन सर इसबाब में हिलाया और वुजू करने का कहकर रेहान के कमरे में चली गई।
चंद मिनट बाद वह रेहान के हमरा घर के लॉन में इलेक्ट्रिक हीटर के सामने खड़ी फजर की नमाज पढ़ने लगी। एक भी तब तक अपनी नमाज पूरी कर चुका था। वो लॉन्च के दरवाजे से कंधा टकाए हाथ सीने पर बांधे रूही को शाल चेहरे के गिर्द लपेटे नमाज अदा करते हुए देखने लगा। रेहान हंस आदत जल्दी पढ़कर उठ गई, लेकिन रूही शायद से पढ़ती रही। इसके अंदाज ने एबी को शिद्दत से किसी की याद दिलाई थी। दुआ करके रूही ने हाथ चेहरे पर फेरे और वहीं बैठे बैठे सर ऊपर उठाकर आसमान की हल्की नीलाहट को देखने लगा। उसे भी दिल ही दिल में कई सारी जादू ने घेर में ले लिया था। उसकी मम्मा भी अक्सर यूं ही खुले आसमान तले नमाज अदा करती थी। इंसान जहां भी रहे उसके सर पर आसमान और पैर तले जमीन वही रहती है। इंसान को कभी भी अपने असल से भटकना नहीं चाहिए। मम्मा की ये नसीहत जो वह रूही को नमाज का पाबंद बनाते हुए करती थी, रूही को आज भी वादे याद थी। उसकी आंखें भीगने लगी तो वह साथ झटक कर फीका सा मुस्कुराकर उठ गई। लॉन्च में दाखिल होते हुए उसका सामना एबी से हुआ। वो नजरअंदाज करती हुए अपना शाल चेहरे के गिर्द हटाती अंदर बढ़ रही थी जब एबी का हाथ पकड़ कर रोक लिया। रहने दो, अच्छी लगती हो। मोहब्बत पाश नजर से देखते हुए एबी ने अपनी शख्सियत के बरक्स बेहद नरमी से कहा। उसका लम्स महसूस करते रूही कांप उठी। मुझे तुम्हारी इस्लाम मानने की जरूरत नहीं है। फौरन से बेशतर अपना हाथ पीछे खींचते हुए उसने दृष्टि से जवाब दिया। एबी के ताजा साथ हो गए और रूही के बिल्कुल सामने आ गया। उसके इतने करीब था कि रूही को उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। तुम्हें हर नामहरम के सामने ऐसे ही रहने की जरूरत है। अब की बार एबी ने सख्ती से तनबिया किया था। रूही से अश्क बार आंखों से पलके उठाकर एबी की बुरी आंखों में देखा। एबी के असाब ढीले पड़ गए थे। वो एकदम पीछे हुआ। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। मेरा मतलब हजाब अच्छा लगता है तुम पर। उसने अपनी हर हाथ कोशिश करते हुए आवाज को मध्यम रखा। रूही ने जो कोई जवाब न दिया। वो उदासी लब पीछे उसके साइड से गुजरकर सीनियर चढ़ कर ऊपर कमरे में चली गई। आफ्ताब पूरा तुलू होकर दिन को रोशन कर गया था। चमकते सूरज के बाद मौसम की हल्की कदर कम हो गई थी। एबी डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना डाइट नाश्ता करने में मसरूफ था जब रूही ने मेज पर हाथ मारते उसे अपनी जानिब में तवज्जो किया। एबी ने नैपकिन से मुंह साफ करते अपना ध्यान उसकी जानिब मजबूत किया। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रहूं तो तुम्हें मेरे कुछ शराइत हैं जो तुम्हें पूरे करने होंगे। सीने पर हाथ बांधे पैर चलाती वो हकमान अंदाज में गोया हुई। क्या शराइत हैं? एबी आबरू उठाए हुए उसको देखने लगा। पहली बात, आइंदा तुम बगैर इजाजत के मेरे कमरे में नहीं आओगे। और अपने आप को कंपोज करते हुए उसने जिंदगी से जवाब दिया। विंटर हॉलीडेज के बाद मेरे एग्जाम्स हैं, तैयारी करनी है, मेरे नोट्स ला दो, मुझे पढ़ना है। रूही एक एक करके अपनी फरमाइशें गिनवाने लगी और एबी ने टेबल पर कोहनियां टकाए, थोड़ी हथेली पर जमाए भागोर रूही के मासूम चेहरे को देखा। और वॉशरूम का टॉवल नया चाहिए, उसमें से तुम्हारी महक आती है। रूही ने झिझकते हुए कहा, पर लहजे में हकमाना अंदाज बरकरार रखा। ये भी आपकी उसकी लिस्ट से महसूस होने लगा। टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, हेयर ब्रश सब नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी यहाँ पर यहाँ की चीजें यूज नहीं करूंगी। हुक्म के साथ साथ धमकी भी दी गई थी। इस बार एबी ने निचला लब दांतों में दबाते हुए अपनी हंसी रोक ली थी। और मुझे मेरे अपने कपड़े चाहिए, मैं रेहान के नहीं पहनूंगी। रूही बहुत मासूमियत से बोली। और कुछ? एबी ने मसरूर होते हुए सारे को जन्मिश दी। और चॉकलेट्स, कुकीज, ड्राई फ्रूट्स, चिप्स, जूसेस और बस। खाने पीने की इजाजत भी गिनवा कर रूही ने रूह फैल लिया। एबी हंसी कंट्रोल करता हुआ उठा और रेहान को आवाज लगाई, इसे जो भी चाहिए लिस्ट बनाकर मार्केट से ला देना। यूनी के नोट्स में ले आऊंगा। रेहान को हटा देते हुए रूही को देखकर मुतबस्सम हुआ। जब रेहान से मंगवाना था तो और क्यों कर रहे थे? रूही ने जड़ से शिकायत कर दी। मैं बस देखना चाह रहा था कि आप मुझसे कौन से हीरे जवाहरात की हवाश करती हैं, शहजादी साईं। एबी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जिताते हुए आईब्रो झुकाए। रूही की आंखें बड़ी होगी और मुंह खुल गया। एबी महसूस होते हुए सोफे की पुष्ट पर रखा अपना लॉन्ग कोट पहनकर बाहर निकल गया। रूही ने मुंह बनाए हुए हवा में दोनों हाथ उठाकर मानो एबी का गला दबाना तस्वर किया और बेबसी से पैर पटाते हुए किचन की जाना बढ़ गई। रूही को एबी के घर में आज तीसरा दिन था। एबी उसकी किताबें ले आया था। वो 2 घंटे तक लॉन के चिपर धूप में बैठी हुई पढ़ते पढ़ते थक गई तो आराम करने कमरे में जाने लगी। पर एक एहसास के तहत वो बेडरूम में जाने की बजाय साथ वाले कमरे में आ गई। वो कमरा अमूमन एबी का स्टडी रूम था, पर आजकल वो बतौर बेडरूम भी यूज कर रहा था। कमरे का जायजा लेती वो सामने दीवार गिर ओपन शेल्फ की जाना बड़ी जहाँ छोटे बड़े हर किस्म के अंटीक शोपीस सजाए गए थे। उस अंटीक कलेक्शन में कसीर तादाद में घोड़ों के मुजस्मों पर पोर्ट्रेट्स और रेसिंग घोड़े पर सवार एबी की फ्रेमशुदा तस्वीरों की थी। रूही ने एक तस्वीर उठाकर करीब से देखी। बिलाशुबा वो वजीहा मर्द रूही को भी जानब फरिदा करने में माहिर था। तस्वीर में उसकी गहरी आंखों में देते हुए रूही का हार्ट बीट मिस कर गया। उसने पलके झुकाते हुए अपने जज्बात काबू करते फ्रेम वापस रख दिया और दूसरी जानब चीजें देखने लगी। सबसे आड़ी शाल पर रूही की नजर एक खूबसूरत छोटे बॉक्स पर पड़ी। वो लकड़ी का बॉक्स बहुत जज्ब नजर था और हैरानकुन बात यह थी कि उसमें डिजिटल लॉक लगा हुआ था। लकड़ी का बना हुआ तुर्क डिजाइन का बॉक्स और डिजिटल लॉक देखकर रूही का तो जुस्स बढ़ गया। उसने हाथ बढ़ाकर बॉक्स उठाया और दाएं बाएं ऊपर नीचे करके देखने लगे। कान के पास जन्मिश देकर रूही ने उसमें आवाज किसी
उस रूही ने उसमें मौजूद किसी आवाज़ को सुनने की सही की, पर कोई आवाज़ ना आई। उलट पलट कर देखते हुए रूही ने लॉक खोलने का सोचा और 5 लफ्ज़ी खाने में आज खुद कुछ बटन दबाकर कोड लगाया। ओके का बटन दबाने के साथ ही टन-टन की आवाज़ के साथ डिजिटल लॉक की स्क्रीन शुरू हो गई, जो गलत कोड एंटर करने का इशारा था। एबी इश्तियाक बला साहब के मेन ऑफिस के सामने अपनी कार एक घने दस के जोर में खड़ी किए इश्तियाक साहब के बाहर निकलने का मुंतजिर था, जब उसके स्मार्ट वॉच में डिजिटल लॉक का ट्रैकिंग जीपीएस बजने लगा। एपी के असाब तन गए, वो बेयकीनी से वॉच के बजते अलार्म को देख रहा था। उसने फौरन से बेचकर अपना मोबाइल निकाला और घर के स्टडी रूम का टेलीफोन नंबर डायल किया। दूसरी जानब रूही थोड़ी बार उंगली रख के दूसरा मुनासिब कोड सोच रही थी, जब वर्किंग टेबल पर पड़े हुए वायरलेस फोन की घंटी बची। वो एकदम चूंगी, बॉक्स इसके हाथ से गिरते गिरते बचा। रूही थूक निकल कर हल्क तैयार करते हुए छोटे छोटे कदमों से मेज की जानब गई और फोन उठाकर कॉल वसूल की। अभी वो हेलो करती कि उसे एबी तंगी से घुराया। इसे पूछकर मेरी पर्सनल चीजों को हाथ लगा रही हो। वो इस कदर तैश में था कि रूही को लगा कि वो फोन में से निकलकर उसकी जान ले लेगा। अभी के अभी वो बॉक्स जगह पर रखो। एबी का गुस्सा होश बरकरार रहा था। रूही ने नजरें घुमाकर कमरे में सीसीटीवी कैमरे की तलाश की, पर वहां किसी खुफिया कैमरे के एहसान न मिले। मेरे 3 गिनने तक अगर वहां से ना निकली तो आज मैं सारी हदें पार कर दूंगा। एबी की ऐसी धमकी सुनते रूही के पैरों में हरकत शुरू हुई और वो एबी के गिनती गिनने शुरू करने से पहले ही तेजी से क्रेडिल पटाख कर बॉक्स उसकी जगह पर रखते हुए कमरे से बाहर निकल गई। एबी ने कॉल कर जोर से मोबाइल कार सेट पर दे मारा। सर ड्राइविंग सीट की पूछ से लगाई, उसकी आंखें बंद करके खुद को कंपोज किया और फिर से अपने काम की जानिब मुतवज्जो हो गया। एबी तेजी से चलता हुआ इतिहास साहब के दफ्तर दर आया। उसे कबल भी कई मरतबा एबी वहां आ चुका था, इसलिए वहां काम करते हुए एम्प्लॉयज ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। वो यूं ही बाएतमाद अंदाज में चलता हुआ उनके कैबिन में दाखिल हुआ। इतिहास साहब के ऑफिस के कैमरे पर वो पहले ही हैक कर चुका था। उसने आधी फाइल की कॉपी की थी कि कैबिन का दरवाजा खुला और इश्तियाक साहब अंदर दाखिल हुए। एबी को उनकी इतनी जल्दी वापसी की तवक्को ना थी। वहीं इश्तियाक साहब भी एबी को यूं अपने लैपटॉप पर झुके देख कर शॉक हो गए। एबी तुम यहाँ और मेरे लैपटॉप पर क्या कर रही हो? इश्तियाक साहब के आबरू तन गए थे। पहले इश्तियाक साहब अपने लैपटॉप पर उसकी सरगर्मी देखते हुए उसे गोया होने का मौका न दिया। तो मेरा शक सही था। शेर शाह दाद के खुफिया सीरियल कॉपी कर रही हो। उन्हें अपनी आंखों पर देखते हुए यकीन नहीं आ रहा था। उसे में उन्होंने एबी का गिरबान दबोच लिया। शक तो मुझे पहले भी तुम पर था। कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? इश्तियाक साहब को एबी की शख्सियत पर शक हुआ। एबी ने आईब्रो मिलाए उन्हें जोर से दिखा दिया। इश्तियाक साहब लड़खड़ा गए। एबी उनके उठने से पहले उनकी पीठ पर आया, अपना दायां हाथ उनकी पेशानी पर टकाते और बायां एबी ने तन तासरात बनाए अपने हाथों को मुखालिफ सीमत में झटका। इतिहास साहब जिसम मफलूज होकर डह गए। उनका लैपटॉप समेत दूसरे दस्तावेजात जमा आके लंबे डाक बढ़ता हुआ रवाना हो गया। रूही बेमकसद लॉन्च के बड़े सोफे पर बैठी हुई थी जब उसे एबी की कार पोर्च में दाखिल होते हुए नजर आई। दिन के पहले एबी को घर आते देखकर वो घबरा गई। उसे लगा एबी के बॉस के साथ छेड़छाड़ करने की हरकत पर झिड़कने आया है। वो गलत करते हुए जगह से खड़ी हो गई, लेकिन उसकी तवक्कुआत के बरअक्स एबी उसे नजरअंदाज करते हुए तकरीबन भागता हुआ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बेडरूम में चला गया। रूही को एबी के रवैये पर शक सा गुजरा। सहमे हुए अंदाज में चलती वो ऊपर आई और बेडरूम का दरवाजा खोला। किसी के बेडरूम में दस्तक देकर जाते हैं ना? स्पाट अंदाज में पलटते हुए एबी रूही से मुखातब हुआ। इतने दिनों से मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे क्या पता था तुम यहाँ रहोगे? रूही नजरें नीचे की हुए अंजाम बनी। एबी ने जवाब में खामोशी साथ झटका और उसके साइड से गुजरकर कमरे से निकल गया। रूही ने उसे जाते देखकर मुंह बसोरा, पर सामने ड्रेसिंग टेबल पर नजर पड़ते ही वो ठटक गई। रूही के चेहरे का रंग जर्द पड़ने लगा। एबी की चोट का सोचकर दर्द उसे भी महसूस हुआ। वो उल्टे कदम कमरे से निकलकर किचन में गई और तेज तेज एक गिलास गरम करके उसमें चुटकी भर हल्दी, 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर अपनी मम्मा का अजमुदा टोटका तैयार करके उसने स्टडी रूम का रुख किया। एबी इश्तियाक साहब के कैबिन से लाए गए दस्तावेजात टेबल पर फैलाए मुशाहिदा कर रहा था कि जब दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, फाइल बंद करते हुए दरवाजे की तरफ पलटा। रूही ट्रे में गर्म दूध का गिलास लिए अंदर दाखिल हुई। एबी ने आईब्रो उठा उसको देखा। हल्दी वाला दूध है, इससे जहम जल्दी ठीक हो जाता है। मैं भी अपने जहम के लिए यही यूज करती हूँ, मेरी मम्मा का नुस्खा है। तुम्हें चोट लग गई है ना? रूही ने एक ही सांस में वजाहत पेश की। वो समझ नहीं सकी कि अचानक से हुआ क्या है। वो एबी की तकलीफ पर इस कदर बेचैनी क्यों महसूस कर रही है। एबी कदम कदम उसके करीब आया, वो गिलास उठाकर पीने लगा। परिहान कहाँ है? एबी ने एक कदम करीब होकर पूछा तो रूही एक कदम पीछे लिया। वो ग्रोसरी लेने गई है। उसे अपने करीब आते देखकर रूही की आवाज लदर गई। अचानक मेरे पर इतनी मेहरबानी क्यों? एबी का इशारा दूध के गिलास की जानब था। रूही के करीब जाते हुए वो साथ साथ पी भी रहा था। मुझसे किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती। रूही ने पलके उठाकर एबी की आंखों में देखा और देखती रह गई। वो महमूद नजर से उसी को देख रहा था। पीछे होते हुए रूही दरवाजे से लग गई। एबी और रूही के माबैन रूही के हाथ में पकड़े ट्रे का फासला बाकी रह गया था। एबी ने हाथ बढ़ाकर रूही के दाएं जानब दीवार पर हथेली जमाई तो रूही के लिए अपने पैर पर खड़ा रहना मुश्किल होने लगा। मैं जाऊं? रूही की धड़कन
ब्रेक रफ्तारी से भी ज्यादा तेज थी जिसे एबी महसूस कर सकता था। क्यों? उसने आखिरी घूंट पीकर ग्लास ट्रे में वापस रखते हुए पूछा। रूही को दिसंबर की सर्दी में भी पसीने आने लगे। हाथों में पकड़े ट्रे पर उसकी गिरफ्त मजबूत होगी। अपनी थैली पर जोर देते हुए एबी की चेहरे की जाम देखा तो रूही ने रूह फैल लिया और सत्य से आंखें मींच ली। उसके मासूम चेहरे को देखते हुए एबी के लबों को शरीर मुस्कुराहट चुका गुजरी। ठीक है, जाओ। अपने दिल को काबू करते हुए एबी पीछे हुआ और रूही को जाने के लिए कहा। रूही ने लजते पलके उठा उसको देखा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। एबी मेज के करीब गया और फिर से फाइल उठा ली, लेकिन पढ़ना दुश्वार गुजरा। उसे रूही के हसास से निकलने के लिए वक्त दरकार था और इसके लिए वो फाइल मेज पर पटक कर बालकनी में खड़ा हो गया। रेहान किसी से कॉल पर बात करते हुए मेड के हमरा गेट से अंदर दाखिल हुई। लॉन्च में डराते हुए वो ठटक गई। उसकी तासा बदलने लगी। एबी सीढ़ियां नीचे उतरता आ रहा था। उसकी स्पान नजरें रेहान पर ही जमी हुई थी। एबी को इस वक्त घर पर और आम कपड़ों में देखकर रेहान मुतजब्बस सी हो गई। तुम इस वक्त यहाँ? मेरा मतलब कोई इमरजेंसी थी क्या? रूही ने कुछ किया है? रेहान खुद को नम्र रखते हुए उसकी जाने बढ़ी। नहीं, रूही ने कुछ नहीं किया, पर तुम जरा घर से कम बाहर निकला करो। तासरात के जैसे ही एबी की आवाज भी स्पार थी। किससे बात कर रही थी? उसके करीब आया, उसके मोबाइल पर झांका। फ्रेंड से। रेहान ने फोन से बेचते मोबाइल की स्क्रीन ऑफ कर दी और एबी के साइड से गुजरकर किचन में चली गई। क्या बनाया था रूही? रेहान ने किचन काउंटर पर चढ़कर बैठी रूही को मुखातब किया। हल्दी वाला दूध। रूही ने आम अंदाज में जवाब दिया। बाजू में दर्द है क्या? रेहान ने उसके बाजू को थामकर बाजू का जख्म जो पहले से बेहतर हो चुका था उसको देखा। एबी के लिए बनाया था, उसे चोट लगी है ना? रूही ने नॉर्मल लहजे में जवाब दिया। व्हाट? रेहान की सांस रुक गई। वो तेजी से लॉन की सिमत भागी। रूही को रेहान का एबी के लिए ये वहलानापन अच्छा नहीं लगा। न्यूयॉर्क शहर पर घने स्याह बादलों का साया छा गया था जो किसी भी लम्हे बढ़ सकते थे। तेज हवाओं के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। एबी लॉन में टहलता मोबाइल पर मैसेज टाइप कर रहा था जब रेहान ने तेजी से उसके कंधे को थामे उसका रूह अपने जानब किया। तुम्हें चोट लगी है? दिखाओ। रेहान ने परेशान जिसके हाथों और पैरों और सीनों पर चोट की तलाश की। स्टॉप इट रेहान, आई एम फाइन, बस जरा सा कट लग गया था, उसने धीमे लहजे में जवाब दिया। कैसे? रेहान ने गुलुगेर होते हुए सवाल किया। एबी ने गौर से उसकी आंखों में देखा। इश्तियाक बला इज डेड। गंभीर आवाज में जवाब। और एबी के तनतासा से रेहान ने सूरत हाल समझ गई। उसके असाब ढीले पड़ गए। तशवीश की जगह अफसोस और गुस्से ने ले लिया और बिना कुछ किए सुस्त रवि से वापस लॉन्च में चली गई। माजी। सफेद और सुर्ख गुलाबों से सजे राजपूत महल के इस शानदार कमरे में मेरा इसी तरह घूंघट किए बैठी हुई थी। अजान ने शादी होना उसके लिए हवाब की सूरत लग रहा था। इस हवाब से वो दरवाजे के खुलने पर हकीकत में लौटी। अजहार में जूत होते हुए अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे को लॉक करके खनकाते हुए कदम कदम चलता बेड के पास आया। कमरे के सजावट का जायजा लेते हुए वो मेहराब के पहलू में बैठा। उसने मेहराब का घूंघट उठाया तो उसकी पलकी उठाकर मुस्कुराते हुए अजहार को देखा। अजहार चांद लबे उसकी सी आंखों में खो गया था। मैं शायद पहली दुल्हन हूँ जो अपनी ही बारात में बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। कोई मेकअप, कोई ज्वेलरी नहीं। मेहराब ने आंखें गोल गोल करते हुए कहा। तुम्हें पता है, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी आजिज़ी ही तुम्हारा सबसे बड़ा जेवर है। उस पर तुम्हारा वो शीरी वाला जज्बा और जुनून। उफ। आजाद ने दिल पर हाथ रखकर आ बढ़ी। मेरा उसकी मोहब्बत बड़ी बातों पर ब्लश करने लगी। अपने आप पर हंसते हुए आजाद कदरे करीब खिसका और मेराब का हाथ अपने हाथों में लिया। मेराब दिलकशी से उसको देखने लगी। पता है मेराब, जिंदगी में इंसान से कई ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से वो दूसरों को तकलीफ पहुंचती हैं। मुझसे भी ये गलतियां हुई जिसकी वजह से तुम बहुत हर्ट हुई एंड आई एम सॉरी फॉर डैट। वो मेराब की आंखों में देखकर गोया हुआ। आजाद, मैं आज वो कहने जा रही हूँ जो कभी कह ना पाई। मेराब ने आजाद के हाथ पर गिफ्ट मजबूत कर ली। आजाद यकटक उसको देखे गया। कॉलेज के पहले दिन से आप मेरे दिल में घर कर चुके थे। चाहने लगी थी आपको, पर इजहार करने से डरती थी। आपको खोने से डरती थी। हर वक्त ये सोचती थी जब आपको मेरा कोठे से होना मालूम होगा तो आप क्या करेंगे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मादी की जादू ने मेरा आपको उदास कर दिया। लेकिन मोहब्बत सच्ची हो तो मंजिल मिल जाती है। हमारी मोहब्बत सच्ची थी और आज इस मोहब्बत को मंजिल भी मिल गई। खुशी फिर उसके चेहरे से छलकने लगी। मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक मैं आपसे मोहब्बत करूंगी। आपकी वफादार बनकर रहूंगी। हर सुख दुख में आपका साथ दूंगी। मेरा आप एक साथ कई सारे वादे किए। आजाद खुलकर मुस्कुरा दिया और आगे होकर मेरा आपकी पेशानी पर मोहब्बत भरा बोसा दिया। मेरा आप आजाद के लम्हे से कसमसा गई। उसकी धड़कन तेज हो गई क्योंकि मेरा आपने ना कोई हैवी मेकअप किया हुआ था, ना ज्वेलरी और ना ही किसी हेयर स्टाइल का झंझट। इसलिए आजाद को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसने गर्दन बाजू के आजाद की इंग्लिश ने तेज रफ्तार से शेरवानी के बटन खोले और खुद को शेरवानी से आजाद करते हुए मेरा आपके कंधे पर लब निस्ब किए। मेराब ने दिल फ्रेबी से आजाद के गिर्द बाजू माल करके उसे अपने हसार में ले लिया।
कामयार साहब नताशा को बुलाने कमरे में आए। आज वो बहुत खुश थे। जो ज्यादती उन्होंने इल्हा के साथ की थी, मेराब के साथ होने से रोक ली थी। आजाद और मेराब की शादी ने उन्हें पछतावे के समंदर से बाहर निकाल दिया था। नताशा को पुकारते वो बेड पर बैठे देकर साइड टेबल पर पड़ा हुआ नताशा बेगम का मोबाइल बजने लगा। नताशा, तुम्हारी कॉल आ रही है। कामयार साहब ने वॉशरूम की जानब रुख करके सदा लगाई। मैं शावर लेने गई थी, आप उठा ना। गानी में नताशा बेगम ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। कामयार साहब ने बेगम का मोबाइल उठाकर देखा तो कॉल किसी लोकल नंबर से आ रही थी। उन्होंने ताज्जुब से नंबर देखते हुए कॉल मसूल की। हेलो मैडम, सॉरी, आपने इस नंबर पर कॉल करने से मना किया था। एक नस्वानी आवाज राय से गोया हुई। कामयार साहब को खटक महसूस हुई तो वह स्पीकर पर मौजूद हाथों को रोकने की बजाय उसकी बात सुनने लगे। मैडम, अब हमारे पैसे कौन देगा? दुरानी साहब तो मर गए। हमने तो हमारा काम काट दिया। उस लड़की को दुरानी साहब के बंगले पर छोड़ आए थे। हमें हमारा मुआवजा दिला दो मैडम। उस हतू ने इल्तजा की। कामयार साहब ने सुस्त रवि से मोबाइल फोन कान पर से हटाया और कॉल काट दी। इसी स्नान नताशा बेगम तौलिए में बाल रगड़ते हुए वॉशरूम से बाहर आई। किसकी कॉल थी? उन्होंने ड्रेसिंग मिरर के जन्म जाते हुए पूछा, लेकिन कामयार साहब के तन तासरा देखकर रुक गई। कामयार साहब उसके जन्म मुड़े, उनकी गिली लट्टू को छुआ मुस्कुराए। नताशा बेगम शोर के इस अंदाज पर ब्लश करने लगी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ज्यादा देर बरकरार न रह सकी। उनके बालों पर कामयार साहब की गिरफ्त सत होगी। नताशा बेगम ने उनका हाथ पकड़ लिया। कामयार, क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है? तो मेरा आपको अगवा करने में तुम मुलविस थी? हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा? वो इतना ऊंचा चलाए कि लॉन्च तक आवाज पहुंच गई। सब उनके कमरे की जानब आ गए। उनके पीछे आजाद ने भी दौड़ लगा दी। यूं एक एक करके सबने सीढ़ियों का रुख किया। डैड, क्या कर रहे हैं? छोड़े मम्मी को। मिनहाज ने तेजी से कहते हुए कामयार साहब की गिरफ्त से नताशा बेगम के बाल चुराए। माँ और औलाद का रिश्ता ऐसा ही है कि माँ अगर गलत भी हो फिर भी औलाद उसी का साथ देती है। नताशा बेगम अपनी दफा करते हुए बेटे के कंधे से लग गए। तुम इतना गिर सकती हो नताशा, अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो वो कमीना मेरा की हालत करता तो तुम सोच भी ना सकती। क्यों किया तुमने ऐसा? अब की बार कामयार साहब की आवाज मदद बढ़ गई। क्योंकि मैं नहीं चाहती इसी फैमिली में आए। नताशा बेगम दिल बर्दाशा होकर चिल्ला उठी। उसके लिए तुमने मेरे दुश्मन का साथ दिया, इब्राहिम दुरानी के साथ मिलकर मेरा आपको अगवा करवाया। कामयार साहब यकीनी सिंह के इंतहा पर थे। मैं उसे आपके करीब नहीं दे सकती। आज उसे लाए हैं, कल उसकी माँ को भी ले आएंगे। आपको अगर उसकी माँ से रिश्ता जोड़ना है तो मुझे तलाक देना पड़ेगा। नताशा की आवाज पिघलने लगी। अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी तक। कामयार साहब के जुबान से लफ्ज मुकम्मल होने से पहले मेरा ने उनको टोका। नहीं बाबा। वो झटका खाकर उनके सामने आई। प्लीज नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा को खामोश करवाकर मेहराब नताशा बेगम की जानिब मुड़ी। आपकी नफरत, आपका गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल जायज है। मैं समझ सकती हूँ आपका रिएक्शन फितरी है मम्मी। मेहराब ने प्यार से समझाना चाहा। उसने नहाज और तफील के जैसे ही नताशा को मम्मी मुहातब किया। नताशा बेगम बेतासर सीने पर हाथ बांधे खड़ी रही। मैं अभी औरत हूँ, भला मेरी शादी अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन मैं अभी अपने शौक को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेहराब ने रुख मोड़ कर आजाद को देखा, जो चाचू के साथ सपाट तासर बनाए खड़ा था। बाबा से मेरा खून का रिश्ता जरूर है और इस रिश्ते को ना तो आप बदल सकती है और ना मैं। लेकिन मम्मी, इस घर में मैं आजाद की बेटी बीवी बनकर आई हूँ, बाबा की बेटी बनकर नहीं। मेरा आपका एतमाद लौटने लगा। उस बात पर कामयाब साहब समेत नताशा बेगम उनके दोनों जवान बेटों ने भी मेराम को देखा। इस घर से मेरा ताल्लुक बहू के रूप में बना है, बेटी की हैसियत से नहीं। मेरी वजह से आपकी और बाबा के लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रही बात मेरी माँ की, उस घर की ना पहले बन सकी और ना अब बनेगी। माँ आप दोनों की लाइफ में कभी हलल नहीं डालेंगी, मैं गारंटी देती हूँ। मेराम ने नताशा बेगम हाथ थामे यकीनदानी कराई। पर आप बाबा से जो रिश्ता मत तोड़िए। मेराम ने दुराज की। नताशा बेगम के गुस्से पर गड़ू पानी पड़ गया। वो एकदम पुरसुकून हो गई। मिनहाज ने पहली मरतबा मेरा को खुश दिली से देखा तो उसकी पैरवी करते हुए तफील भी मुस्कुरा दिया। कामयाब साहब लंबा सांस हर्ज करके करते हुए कमरे से बाहर निकल गए।